हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। है मंजूर कि सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर क्यों ना पूरा संसार ही मेरे विरुद्ध हो जाए। बुरा वक्त आने पे हथियार न डालूंगा, मिट जाऊंगा लेकिन कभी हार न मानूंगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जीवन में कोई भी समस्या अगर आती है तो हमें बुरा वक्त आने पे हथियार नहीं डालना है, कोई गलत काम नहीं करना, बल्कि पूरी दृढ़ता के साथ खड़े होकर अपने जो हमारे कर्तव्य हमें दिया गया है उस पे पूरी ईमानदारी से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक का नाम है, आज कक्षा 12th के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक्स का पार्ट का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है अपवर्तन का सूत्र। वो भी किसके द्वारा? अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार आता भी है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिटेल्स में एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपवर्तन का सूत्र निकालने के लिए हमें अपवर्तन की घटनाओं के बारे में एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर जिन बच्चों को अपवर्तन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो प्ले लिस्ट में आपके पास अपवर्तन से रिलेटेड वीडियो डला है, उनको आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तो भी हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपसे। अपवर्तन की घटना ये वह घटना होती है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कुछ ना कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब हम प्रकाश का अपवर्तन किसी गोलीय पृष्ठ से कराते हैं तो उसमें अपवर्तन का क्या सूत्र आता है उसको हमें निकालना है, और इसके साथ साथ इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, उनको भी हमें रिवाइज करना है। चलिए, सबसे पहले हम अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र निकालने के लिए डायग्राम तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन करने से पहले अगर आपने उसका डायग्राम तैयार कर लिया, अगर आपने उसका चित्र तैयार कर लिया है तो आपका डेरिवेशन आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। फिर वो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग भाषा को लिखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होती है फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन करने के लिए कि उसमें जो आपके पास जो हेडिंग है उसमें क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग डेरिवेशन को तैयार करते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पृष्ठ होते हैं, एक अवतल पृष्ठ होता है और एक उत्तल पृष्ठ होता है। अब गोलीय पृष्ठ होंगे तो निश्चित है कैसे होंगे, स्फेरिकल टाइप का होगा। तो मान लीजिए अपने पास कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, वो ऐसा है, कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है वो ऐसा है, और ये अवतल गोलीय पृष्ठ में एक काम हो रहा है। वो काम ये है कि इस अवतल गोलीय पृष्ठ को दो आपके जो माध्यम है वो अलग करते हैं। इस अवतल गोलीय पृष्ठ को 2 माध्यम अलग करते हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ का जो LHS वाला भाग होता है उसको मान ले रहे हैं हम कौन सा माध्यम है बेटा, विरल माध्यम है। विरल माध्यम को हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं और इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक N1 है। और जो दूसरा माध्यम है किसका, गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ का जो दूसरे तरफ का माध्यम है वो माध्यम मान लीजिए कैसा है बेटा, सघन है। कैसा माध्यम है आपका, सघन माध्यम है। अगर आपको डेरिवेशन को एकदम से तैयार करना है तो कॉपी और पेन को लेके आप बैठ सकते हैं और उनको एक एक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जो माध्यम है ये सेकंड माध्यम है और ये सेकंड माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कह रहे हैं। इस माध्यम को सघन माध्यम कह रहे हैं और इसको 2 से डिनोट कर रहे हैं। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, 2 से। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास अवतल गोलीय पृष्ठ है उसका नाम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए S ये क्या है आपके पास, अवतल गोलीय पृष्ठ है। S एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव कहाँ पे होता है बेटा, मध्य बिंदु जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। जब ध्रुव होगा तो निश्चित है यहाँ पे क्या होगा, इसका एक मध्य बिंदु होगा। इसका जो खोखला गोला आपने लिया था उससे जिसको काटा गया है इस पृष्ठ को, इसका मध्य बिंदु होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। और जब वक्रता केंद्र और P से मिलाती हुई हम सीधी रेखा खींचते हैं, जब वक्रता केंद्र और P से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये आपकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये C और P से मिलाती हुई जो सीधी रेखा खींची गई है उसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, मुख्य अक्ष कह दिया।
अब क्या करना है हमें, अपवर्तन की घटना कराने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर जो किरण है वो विरल से कहाँ जाती है, सघन में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी बात, अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल खींचना है। क्या करना है बेटा, नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल खींचने के लिए हमें पता है कि सी से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए कैसी चली जाती है, सीधी चली जाती है। तो ये जो किरण है जो हमने सी से खींची है, ये यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, नॉर्मल का काम करेगी, ये सी से जाने वाली किरण। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, इसके मुख अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखनी है। क्या करनी है, इसके मुख अक्ष पर एक रखनी है बिंदु वस्तु। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसके मुख अक्ष पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, एक बिंदु वस्तु रखी है ओ, इसका इमेज तैयार करना है। क्या बनाना है, इसका इमेज। और इमेज बनाने के लिए हमें दो प्रकाश की किरणों को भेजना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहली प्रकाश की किरण जो भेजेंगे वो मुख अक्ष पर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे बेटा, मुख अक्ष पर। पहली प्रकाश की किरण भेज रहे हैं हम मुख अक्ष से, ये जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी जो मुख अक्ष से जाती है किरण। तो पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष से चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण इस किससे अपवर्तन कराना है, गोलीय पृष्ठ से। तो पहली प्रकाशीकरण का अपवर्तन हो गया कैसा, सीधा। अब दूसरी प्रकाशीकरण इसी पृष्ठ से टकराएगी और कुछ इस तरीके से हमारे पास फिनोमेना होगा, देखेंगे। ये हम दूसरी प्रकाशीकरण इस तरीके से यहाँ पे भेज रहे हैं। ये दूसरी प्रकाशीकरण को हमने क्या किया, भेज दिया। ये दूसरी की प्रकाशीकरण को भेजेंगे तो ये आगे चल के कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा, देखना ध्यान से। ये जानी चाहिए थी कैसी, इसको अगर डॉट डॉट के हिसाब से हम तैयार करें तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये विरल से कहाँ जा रही है बेटा, सघन माध्यम में जाते हैं, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो सी होगा वो क्या करेगा, आपका अभिलंब का काम करेगा। तो इस तरीके से झुक जाती है। जब ये झुक जाएगी, अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसी जा रही है। कैसी जा रही है, ऐसी। ये प्रकाशीकरण ऐसी जाएगी तो क्या ये कहीं पर मिलेगी, क्या ये कहीं पर मिलेगी, नहीं मिलेगी सर, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जब ये कहीं नहीं, अगर ये वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद ये चली गई और ये सीधी वाली प्रकाश किरण ये चली गई, ये दोनों कहीं पे मिलेंगे। अगर ये दोनों कहीं पे नहीं मिलेंगे तो जो बिंदु वस्तु आपने ओ रखी है, इसका इमेज तैयार नहीं होगा, क्योंकि दो प्रकाशीय किरणें जब मिलती हैं तभी इमेज बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रकाशीय किरण को वापसी लाएंगे और इस वाली किरण को भी क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये जो किरण अपवर्तन के बाद जा रही थी, इसको हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया। तो जब इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख अक्ष को यहाँ पे काट रही है, और इसको भी पीछे को बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें यहाँ आके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक तैयार हो जाएगा क्या, आपका इमेज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने एम मान लिया। इसके बाद यहाँ पर हम एक क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे इस पर। ये हमने नॉर्मल डाल दिया और इसकी जो हाइट है वो हमने मान ली कितनी है बेटा, एच है, और ये अपवर्तित किरण आर यहाँ से निकल गई है। इतना अगर आपने डायग्राम तैयार कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। इसके बाद हम क्या मान के चलेंगे, हम ये कहेंगे कि जो आपतित किरण है, या जो आपकी आपतित किरण है, वो मुख अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो अल्फ़ा है, और जो इमेज है वो मुख अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, इमेज की जो रेखा है वो मुख अक्ष के साथ कोण बना रही है वो है बीटा, और जो आपका अभिलंब है जो सी है वो मुख अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है वो क्या है, गामा है। अब इसके बाद आगे की हम जो बात कर रहे हैं वो आगे की चर्चाएं बहुत ध्यान से सुनेंगे। चर्चा ये है कि जो आपतित किरण है और ये सी से खींची हुई जो लाइन है वो किसका काम कर रही है, अभिलंब का। तो जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण आई। क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। और ये वाली जो किरण है ये निकली है, जो ये क्या हो गई आपकी अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आर। तो ये वाला आर हो जाएगा। जब ये आर हो जाएगा तो इसके साथ ये छोटा वाला जो एंगल है, ये जो छोटा एंगल बना हुआ है, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये भी आर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? अगर ये इतना डायग्राम आपका क्लियर है तो आपका आधा डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। अगर इतना आपका डायग्राम तैयार है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम दूरियों को लिखेंगे। तो जब दूरियां लिखते हैं तो हमें पता है सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं बेटा, पोल से नापते हैं। तो ध्रुव से लेके सी तक की दूरी होती है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी उसे प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जिसे वी से डिनोट करते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे, जिसे हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो ये 4 दूरियां हमारे पास हो गई। एक पी से लेके सी यानी वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या आर कहेंगे। पोल से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है, प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है, वी कहते हैं। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है, वस्तु की जो दूरी होती है, उसे हम लोग यू कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे हम कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए आप। अगर हम जब इसके बारे में जब लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम लोग ये जब इसकी भाषा जब लिखते हैं तो उसको लिखने का प्रोसेस क्या है समझेंगे बेटा। हमारे पास क्या है, एक एस पी एच डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। इस अवतल गोलीय पृष्ठ को 2 माध्यम विरल और सघन क्या करते हैं, अलग करते हैं। विरल माध्यम को 1 से और सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया गया है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, इसका इमेज हमें बनाना है। तो हम मानेंगे माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है, O रखी है। O से चलने वाली पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष से सीधी निकल जाती है। दूसरी प्रकाशीय किरण OM जो है पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। विरल से सघन माध्यम पे जाने पे अभिलंब की ओर झुककर सीधी निकल जाती है या MR दिशा में सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें आपस में कौन कौन सी, OP और MR दिशाएं, MR किरणें आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। इसलिए इन दोनों किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें कहाँ पे मिलती हैं, I से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होता है, I से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए बिंदु O का I क्या बन जाता है, एक आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। इसके बाद माना आपतन कोण कितना है, I है और अपवर्तन कोण कितना है, R है। तो और जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है जो मुख्य अक्ष के साथ यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना अल्फा एंगल बना रही है, और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के साथ बीटा एंगल बना रही है, और जो आपका नॉर्मल है C वो मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, गामा। M से प्रिंसिपल एक्सिस पर जो डाला गया नॉर्मल है इसको MN लिख दे रहे हैं। ये MN की जो हाइट है वो हमने कितनी मान ली बेटा, H मान ली। अब 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपने पास अगर कोई ट्रायंगल होता है, मान लीजिए अपने पास कोई एक क्या है ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, तो इसके जो बाहर का यानी आउटर साइड का एंगल होता है, मान लीजिए ये कितना है आपका गामा आपके साथ बाई है, तो अंदर के जो 2 एंगल होते हैं उनके ऐड के बराबर होता है। यानी कि जो y होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका x प्लस जेड के इक्वल होता है। कक्षा 9th में हमने ये प्रीमियर पढ़ी है, ये थ्योरम हमने पढ़ी है कि बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के 2 एंगल के बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं, मान लीजिए आपके पास साइन थीटा है, क्या है बेटा, साइन थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल होता है। और अगर टेन थीटा भी बहुत छोटा है तो थीटा जो टेन थीटा का मान होता है थीटा वो किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल। कब कंडीशन है ये, जब एंगल के मान बहुत छोटे होते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे लगानी है, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने हैं और अपना डेरिवेशन तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये लिख रहे हैं कि जो आपतन कोण है वो क्या है। तो आपतन कोण के लिखने के लिए हमारे पास जो एंगल होगा उसको क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे सर, देखिए एंगल OMC जो है वो आपतन कोण है। देखिए ध्यान से, OM जो C है वो क्या है, आपका आपतन कोण है। और इसी के साथ एंगल IMC है वो क्या है, आपका R है। I से ये वाला और M और ये C कितना है, आपतन कोण ISC है। चलिए इसके बाद हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बड़ा वाला OMC, क्या ले रहे हैं, OMC, त्रिभुज OMC में कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा। OMC में ये वाला बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के 2 एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये बाहर एंगल कितना बन रहा है, गामा, और अंदर कितना एंगल है, अल्फा, और ये वाला अंदर क्या हो जाएगा आपका I। तो जो गामा की वैल्यू होगी बाहर का एंगल अंदर के 2 एंगल के योग के बराबर, तो अल्फा प्लस क्या बन जाएगा आपका I बन जाएगा। यहाँ से हम आपतन कोण की वैल्यू जब निकालेंगे यानी I की वैल्यू जब निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा आपका, अल्फा को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सर I की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं तो इसमें हमें साइन स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल लॉ के लिए हमें साइन के बाद I होनी चाहिए, इसलिए हमने I को निकाल लिया।
फिर दूसरा छोटा वाला त्रिभुज लगाएंगे इसमें, कौन सा, IMC, क्या लगाएंगे, दूसरा वाला त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज IMC में, त्रिभुज IMC में। इसमें क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे। बाहर एंगल कितना है गामा, अंदर क्या है बीटा, और छोटा वाला एंगल कितना है R। तो गामा की जो वैल्यू होगी वो निश्चित है, कितनी आने वाली है, गामा बराबर आने वाला है बीटा प्लस R। क्या आने वाला है, बीटा प्लस R। यहाँ से जब R की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आएगा गामा माइनस बीटा। क्या आएगा, गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड हो गई, क्या हो गई, सेकंड हो गई। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसको लगाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अब लगा रहे हैं स्नेल्स का लॉ। क्या लगा रहे हैं बेटा, वाई स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल का नियम लगा रहे हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है सर आपतन कोण की ज्या, यानी कि I साइन I अपॉन साइन R जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, यानी अपवर्तनांक के बराबर। तो अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, पहले से किरण कहाँ जा रही है, दूसरे में, तो पहले माध्यम के सापेक्ष हम दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या लिखना है, अपवर्तनांक, तो 1n2 लिख देंगे। ठीक है, जब इसको लिखते हैं तो हमें पता है कैसा लिखते हैं, साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, n2/n1। दूसरे माध्यम का पीछे वाला लिखते हैं अपॉन आगे वाला लिखते हैं, तो n2/n1 हो जाएगा। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो अपना अपवर्तक पृष्ठ है उसका जो आपका कर्वेचर है वो छोटा है, यानी कि द्वारक छोटा है। यदि अपवर्तक पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो, कैसा हो बेटा, बहुत छोटा हो, तब साइन जो I होगा वो लगभग बराबर होगा I के, वो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, और जो साइन R होगा वो भी लगभग बराबर होगा R के। इसलिए ये जो समीकरण आपका लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन I की जगह पे क्या शिफ्ट कर देंगे बेटा, I, और साइन R की जगह पे क्या कर देंगे, R बराबर यहाँ पे क्या है, n2/n1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो देखना आगे इक्वेशन क्या बनेगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ये आगे बन जाएगा आपके पास कितना, n का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा IN1, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर RN2, इतना हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हैं RN2/RI1, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। इसका यहाँ कराएंगे तो ये RN2 हो जाएगा, बराबर इसका यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा IN1। ये आपके पास इतना हो गया। जब ये हो गया इसके बाद हम ये देखेंगे कि I और R की जो वैल्यू है उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जो हमने I और R निकाला है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। I और R को यहाँ पे क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन थर्ड लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, थर्ड। इक्वेशन थर्ड में, यानी कि समीकरण थर्ड में, समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखेंगे, का मान रखने पर वैल्यू पुट करेंगे 1 व 2 की, किसमें, फर्स्ट में। देखो ये थर्ड है, थर्ड में इस और इसकी वैल्यू रखनी है, तो R की जगह पे क्या शिफ्ट करेंगे, गामा माइनस बीटा ब्रैकेट n2 इज इक्वल टू I1 की जगह पे शिफ्ट करेंगे गामा माइनस अल्फ़ा n1। आगे मल्टीप्लाई कराएंगे n2 का, तो क्या बन जाएगा, ये n2 गामा माइनस बीटा n2 बराबर n1 का यहाँ कराएंगे मल्टीप्लाई, तो n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा वाली साइड्स एक साइड, अल्फ़ा बीटा एक साइड और गामा वाली टर्म्स को एक साइड ले लेना है। इसको यहाँ ला रहे हैं हम, इसको यहाँ ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, गामा वाली टर्म एक साइड ला रहे हैं, तो n2 गामा माइनस n1 गामा बराबर, ये वाली टर्म उस साइड जाएगी तो माइनस की है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो बीटा n2 माइनस n1 अल्फ़ा हो जाएगा। ये यहाँ से हम गामा कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गामा को कॉमन ले रहे हैं, तो n2 माइनस n1 बराबर बीटा
N2 माइनस N1 अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपके पास इतना आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि अगर दर्पण का जो आपका गोलीय पृष्ठ है उसका द्वारक छोटा होगा तो ये अल्फ़ा बीटा जो गामा बने हैं वो भी कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो जो tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो अल्फ़ा के बराबर, और tan गामा की वैल्यू होगी वो गामा के बराबर, और tan बीटा की वैल्यू होगी वो बीटा के बराबर होगी। और जो n पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, P पर। जब ये दर्पण का द्वारक कैसा होगा, छोटा, तो ये जब अभिलंब डालेंगे वो लगभग कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, n जो पॉइंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, P पर शिफ्ट हो जाएगा। यदि फिर से यहाँ पे लिख देंगे, यदि द्वारक मतलब कर्वेचर, यदि द्वारक बहुत कैसा है, छोटा है, यदि द्वारक बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन 4th मान ले रहे हैं, तो अल्फ़ा कमा बीटा तथा गामा बहुत छोटे होंगे। कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, इसलिए n बिंदु P पर होगा। कहाँ होगा, P पर होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जो देखना बेटा, यहाँ पे हम आगे इसको लिख रहे हैं, आगे इसको हम लिख रहे हैं, आगे ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ऑपरेट कीजिए। चलिए, या आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहो तो हम फिर यहीं पे लिख दें, अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम फिर यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोबारा रेज करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ा सा। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो बेटा लगभग tan अल्फ़ा के बराबर होगी। और tan अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, mn हो गया। परपेंडिकुलर बेस क्या है इस वाले ट्रायंगल में, अल्फ़ा के लिए, इतने वाले ट्रायंगल में। तो tan अल्फ़ा ये लगाएंगे mn बटे ON तो क्या हो जाएगा ये mn बटे ON, और जो n बिंदु है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, P पर। तो m की जगह पे रख देंगे h, और इसकी जगह पे रख देंगे OP, और OP बराबर क्या है, ये वाली डिस्टेंस u है, तो इसको हम लोग माइनस u लिख दे रहे हैं। तो माइनस का h बटे u हो जाएगा। u की वैल्यू माइनस की है तो इसको लिख दिया। अब जो बीटा वैल्यू है वो भी सेम करेंगे। तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बीटा के लिए लगाएंगे इसमें, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो सेम आएगा क्या, mn बटे in, mn बटे in, और mn की वैल्यू क्या है, h। तो जो n पॉइंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, P पर। ये देखो यहाँ लिखा है n बिंदु P पर होगा, तो i n की जगह पे P, फिर से वैल्यू रखेंगे h, और ip की वैल्यू क्या है, i से लेके P तक की वैल्यू v है, तो माइनस का v लिख दिया। एक लास्ट गामा के लिए करेंगे, तो गामा बराबर भी tan, गामा बराबर mn बटे cn, और cn P पे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो h बटे cp, और p की वैल्यू क्या है, h बटे माइनस का r, ये h बटे माइनस का r हो जाएगा। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट वाली लाइन दिख रही है, तो इसको हम लोग, ये लास्ट लाइन यहाँ पे दिख नहीं रही है, चलिए इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो जो गामा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का h बटे r हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का h बटे r। ये जो वैल्यू है अल्फ़ा कॉमा बीटा तथा गामा का मान फोर्थ में रखने पर, फोर्थ समीकरण में क्या करेंगे, फोर्थ समीकरण में रखने पर देखेंगे क्या मिलेगा सॉल्यूशन करने पे। ध्यान से देखेंगे, जब इसको आप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए गामा की वैल्यू कितनी रही, ये रही माइनस का h बटे r गामा गिरा, और n2 माइनस n1 माइनस का h बटे r ब्रैकेट n2 माइनस n1। इसके बाद इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो माइनस का h बटे v, ये रहा बीटा की वैल्यू, और ये n2 माइनस यहाँ पे रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो माइनस n1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये रहा माइनस का n1 h बटे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू u। इन दोनों में से h कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस का h बाहर ले लिया हमने,
और N2 माइनस N1 बटे R बचेगा। ये यहाँ से माइनस H कॉमन ले लेंगे आप, तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो N2 बटे V हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो N1 बटे U बचेगा। ठीक है, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल कर देंगे तो फाइनली जो फार्मूला आ गया वो आ गया N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे आर। ये आपका आ गया रिफ्रैक्शन फार्मूला, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये आ गया आपका गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। जहाँ पे समझ में नहीं आए, ये यू भी लिखा है बेटा, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा नीचे है तो माइनस का एच बटे वी लिखा है। ये क्या लिखा है? वी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। जब तक कि आप देखते रहिए फिजिक्स बाय आशीष सर। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।